नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 कॉमर्स ग्रुप यानी अकाउंटेंसी की क्लास के बारे में बात होगी, जिसमें हम बताएंगे आहरण पर ब्याज की गणना के संबंध में कुछ नोट्स हैं, कुछ अलग से बातें कही गई हैं उनके बारे में। यानी कि कहा गया है निश्चित राशि का समान समय अंतराल में आहरण, यानी कि इसमें तीन प्रकार की चीजें होंगी, तीन कंडीशन होगा, तीनों कंडीशन को समझाया जाएगा और उससे संबंधित उदाहरण के माध्यम से सबको समझाया जाएगा, उदाहरण देकर समझाया जाएगा कि क्या कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। चलिए बात करते हैं। देखिए, ये जो आप लोग इसके पिछले वाला जो वीडियो देखे थे उसमें दिया गया था कि आहरण पर ब्याज की गणना की विधियां, जिसको हम बखूबी समझाया गया था, जिसमें उदाहरण के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया था। चलिए आगे इस वीडियो में बात करते हैं हम समान राशि का। देखिए, समान राशि का मतलब निश्चित राशि का समान समय अंतराल में आहरण। इसमें क्या क्या कंडीशन है? देखिए, इसमें तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन देखिएगा, पहली कंडीशन है प्रत्येक माह के प्रथम दिन आहरण, प्रथम दिन पर आहरण लिख लीजिए। मतलब प्रत्येक माह के प्रथम दिन पर आहरण होगा। देखिए, प्रथम दिन का लीजिए या प्रथम तिथि का लीजिए, मतलब वही होगा। सॉरी, यहां पे देखिए मैंने लिखा नहीं, चलिए लिख लेते हैं। अच्छा, तिथि पर आहरण, यानी कि कंडीशन क्या बन रही है? प्रत्येक माह के प्रथम तिथि पर आहरण। यानी कि देखिए, आहरण की कंडीशन क्या होगी? आहरण की कंडीशन होगी यहां पर दो बातों पे। देखिए, आपने लिखा भी है, यहां पे लिखा गया है क्या? प्रत्येक माह के प्रथम तिथि पर। देखिए, प्रत्येक माह के प्रथम तिथि का सीधा सीधा अर्थ हुआ कि जो साझेदार होंगे अगर वो आहरण करते हैं, यहां मतलब क्या निकला? देखिए ऊपर क्या लिखा है? निश्चित राशि का समान समय अंतराल में आहरण। मतलब वही हो गया कि एक निश्चित राशि का समान समय अंतराल, यानी कि एक क्या लिखा गया? प्रत्येक माह के प्रथम तिथि पर आहरण। तो प्रत्येक माह के प्रथम तिथि पर आहरण करेंगे तो आप बताइए कि अगर आपका लेखांकन अवधि अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च हो तो आपका जवाब क्या होगा कि 1 अप्रैल को आहरण करेंगे, फिर 1 अप्रैल के बाद मई को करेंगे, मई के बाद जून की करेंगे, जुलाई करेंगे, पहले तारीख, यानी कि शुरुआत जो भी महीने आएंगे उसके शुरुआती महीनों में क्या करेंगे? आहरण हम करेंगे। लेकिन आहरण की राशि क्या होगी? निश्चित राशि। आहरण राशि क्या होगी? निश्चित। लिखा क्या है? प्रत्येक माह के प्रथम तिथि पर आहरण, मतलब एक निश्चित राशि हर महीने के, प्रत्येक महीने की पहली तारीख पर क्या करेंगे? आहरित करेगा। कौन? साझेदार। इस संबंध में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे आहरण पर? ध्यान रखिएगा, इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि जब कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख पर अगर आहरण करता है तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, यहां तक कि इसकी गणना करने के लिए क्या क्या विधियां हैं इनके बारे में हम जानते हैं। चलिए इसके बता दें कि इससे, यानी कि अगर कोई साझेदार ऐसा करता है तो उसके आहरण पर ब्याज की गणना हम कैसे करते हैं। यहां हम बात वैसी क्यों हो रही है? किस पे? आहरण पर ब्याज की गणना के बारे में। तो यहां पे जब हम आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं तो दो विधियां होती हैं। पहला है पहला जिसको हम गुणनफल विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनफल विधि। ये आप लोग देख चुके होंगे पिछले वीडियो में, गुणनफल विधि। और दूसरा बोला जाता है औसत देय तिथि विधि। इसके बारे में हम लोग जानते थे, औसत देय तिथि विधि। चलिए, तो हम आप जान लीजिएगा, किसी एक विधि से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों से सॉल्व करना होगा, लेकिन हमारा काम दोनों से बताना है तो हम दोनों से बताएंगे। चलिए बात करते हैं, इसका मतलब फिर से सुन लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या बोला गया है? प्रत्येक माह के प्रथम तिथि पर आहरण, प्रत्येक माह के प्रथम तिथि पर आहरण। इसमें पहली जो विधि है गुणनफल विधि। देखिए, हम दो मेथडों के बारे में बात करें, दो विधियां हैं इससे संबंधित, तो आप किसी एक विधि से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे किसी भी विधि से। चाहे आपको पहली विधि आपको पता चल गया गुणनफल, और दूसरी विधि क्या है? औसत देय तिथि विधि। औसत देय तिथि विधि। इन दोनों विधियों में से किसी एक विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गुणनफल विधि का फार्मूला आप लोग लिखा पाया है, गुणनफल बराबर, यानी कि गुणनफल बराबर आहरण की राशि। थोड़ा सा आप इधर लिख लीजिए, जगह
देखिएगा गुणनफल बराबर, यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। गुणनफल बराबर, ये पिछले वीडियो का है, देखिएगा गुणनफल बराबर आहरण की राशि गुणे आहरण राशि गुणे दर गुणे समय बटा क्या 100 गुणे 12। उसी प्रकार सॉरी गुणनफल, ये तो गलत हो गया, सॉरी ये तो हमने लिख लिया आहरण ब्याज निकालने का फार्मूला। यहां पर बात करते हैं आहरण राशि गुणे समय या अवधि। तो अवधि कैसे अवधि देखते हैं। फिर उसके बाद आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का। अब इनके बाद क्या करते हैं, गुणनफल निकालने के बाद अगर गुणनफल निकल गया तो उनका क्या करते हैं, गुणनफलों का योग करते हैं। क्या करते हैं, गुणनफलों का, इसके जस्ट बाद ही क्या करेंगे, गुणनफलों का योग किया जाता है। क्या किया जाता है, योग किया जाता है। ठीक, उसके बाद अब हम बात करते हैं आहरण पर ब्याज बराबर क्या फार्मूला होगा, गुणनफलों का योग बट गुणे दर गुणे समय बटा 100 गुणे 12। ये हो गया आपका गुणनफल विधि से। ध्यान रखिएगा दो विधियां हैं इसमें, जब निश्चित राशि का समान समय अंतराल का मतलब हो गया कि दोनों, मतलब जब पहली बार आहरण करेंगे और दूसरी बार आहरण करेंगे, तीसरी बार आहरण करेंगे, यानी जितनी बार हम आहरण करते हैं उसका जो समय होगा, उनके बीच का जो समय होगा वो क्या होगा, अंतर क्या होगा, एक समान होगा। तो उस कंडीशन में कैसे कैलकुलेशन होगा आहरण पर ब्याज की गणना। तो यानी कि यहाँ पे देखिए दो मेथड है, मैंने बताया गुणनफल विधि कैसे निकालते हैं, तो गुणनफल बराबर आहरण की राशि गुणे समय अवधि। अब उसके बाद क्या करेंगे, गुणनफलों का योग निकाल लेंगे। उसके बाद आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे, गुणनफलों का योग गुणे दर गुणे समय बटा 100। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं औसत देय तिथि विधि की। देखिए सबसे पहला काम हम क्या निकालते हैं, औसत देय तिथि, यानी कि हम निकालते क्या है, औसत अवधि। तो औसत अवधि बराबर, देखिएगा औसत अवधि निकालने का तरीका, जब आप प्रथम तिथि पर आहरण करते हैं, ध्यान रखिएगा औसत अवधि कितना होता है, औसत यदि 12 + 1/2 बराबर 6.5 माह, ये सीधा निकलता है 6.5 माह, ये औसत अवधि सीधा होता है। ध्यान रखिएगा इसका औसत अवधि क्या होगा, 6.5 माह। 12 + 1, ये 12 + 1 क्या आएगा, हम समझाते हैं, कुछ एग्जांपल के माध्यम से क्वेश्चन लेकर समझाया जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या, वही फिर से आ जाएगा, सेम फार्मूला यही लगेगा। क्या लगेगा, गुणनफल बराबर आहरण राशि गुणे समय, ये सारा कुछ वही लगेगा, ठीक ना। तो हम निकाल लेंगे फार्मूले से, ठीक है। तो यहां पर जब हम आहरण पर ब्याज निकालते हैं तो क्या होता है, आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरण गुणे दर गुणे औसत अवधि बटे 100 गुणे 12। क्लियर है, बटे 100 गुणे 12, ये हो गया आहरण और ब्याज की गणना की विधियां। तो आप सोचिए कि ये औसत अवधि हम कैसे कैलकुलेट किए, इसके बारे में हम एग्जांपल के माध्यम से सबको बताते हैं। ये आपके दो मेथड हैं। आप क्या करने के संबंध में, प्रत्येक माह की प्रथम तिथि पर अगर आहरण करते हैं तो दो विधियां मिलेंगी, लेकिन ये विधियां दोनों सब मिलेंगी, चाहे अंतिम माह में करें चाहे बीच में किसी भी तिथि पर करें, ये सब में मिलेंगी, लेकिन किसी एक मेथड का प्रयोग करके सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं एग्जांपल पे। ये क्लियर हुआ ना। चलिए आगे हम चलते हैं एग्जांपल पे, इससे हम संबंधित उदाहरण ले लेते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा ना कि हाँ कि प्रत्येक माह की प्रथम तिथि पर आहरण का मतलब क्या है। प्रत्येक माह की प्रथम तिथि पर आहरण का मतलब ये हो गया कि जब कोई साझेदार प्रत्येक महीने की, यानी कि हर महीने की पहली तारीख पर आहरण करता है, तो उस स्थिति में आहरण ब्याज की गणना कैसे कैलकुलेट किया जाता है या गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में बात हो रही है। यानी कि इस आहरण पर ब्याज की गणना के संबंध में दो विधियां होंगी, एक आपका गुणनफल विधि और दूसरा होगा औसत देय तिथि विधि। तो गुणनफल विधि के संबंध में बताया गया है कि क्या होगा, यानी कि गुणनफल बराबर आहरण की राशि गुणे समय अवधि, और उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट उसके बाद गुणनफलों का योग किया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, आहरण ब्याज बराबर गुणनफलों का योग गुणे दर गुणे समय बटा 100 गुणे 12। अब यहां बात करते हैं औसत देय तिथि विधि क्या होता है। यहां पर नाम ही उसका दिया गया है,
औसत देय तिथि विधि, यानी कि सबसे पहले हम औसत क्या निकालेंगे, अवधि निकालते हैं। तो औसत अवधि बराबर क्या होगा, 12 + 1 बराबर 12 + 1/2 बराबर 6.5 माह होगा। यानी कि अब आहरण ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, कुल आहरण, यानी जितना आहरण उसने किया है, कुल आहरण गुणे दर गुणे औसत अवधि बटे 100 गुणे 12। क्लियर है, इससे सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल पे। क्लियर है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिटा दें इसको, समझ में आ गया। अब हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अभी हम पहले कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद अभी 2 कंडीशन और हैं, सब बारी बारी समझ लेते हैं सबको। मेथड हम दोनों बता रहे हैं, लेकिन सॉल्व देखिएगा, ये जो औसत अवधि वाला है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी ना पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब हो गया आप सीयूटी का देंगे, विद्यापीठ एंट्रेंस देंगे, किसी भी एंट्रेंस में पूछा जाता है कि निश्चित राशि समान समय अंतराल पर अगर आहरण करेंगे तो उसकी औसत अवधि क्या होगी, प्रत्येक माह की पहली तारीख पर, प्रत्येक माह की पहली तारीख पर आहरण करते हैं तो उसकी औसत अवधि क्या होगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल ले लिए पहली कंडीशन में कि अगर आहरण पहली तारीख यानी कि 1 अप्रैल को आहरण किए। देखिए एग्जाम्पल भी बस कोई कुछ भी मान लीजिए आप लोग, 1 अप्रैल को आहरण किए, तो अगर 1 अप्रैल को आहरण करेंगे तो हर बार आहरण करते चले जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं 1 अप्रैल पे, यानी कि हम मान लेते हैं उसका लेखांकन वर्ष 2020। मान लिए लेखांकन वर्ष 2020 और 21 है, तो इस कंडीशन में अगर कोई साझेदार आहरण अगर प्रत्येक माह की तिथि पर आहरण करता है तो ये क्या होगा, देखिएगा प्रत्येक माह की पहली तारीख पर। तो अगर 1 अप्रैल को आहरण करता है 1000 रुपए, मान लीजिए 1000 का आहरण करता है, 1 अप्रैल के बाद 1 मई 1000 रुपए, फिर 1 मई के बाद जून 1000, जुलाई 1000, 1 अगस्त 1000, 1 सितंबर 1000, 1 अक्टूबर 1000, 1 नवंबर 1000, 1 दिसंबर, फिर 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च। बस इसके बाद क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 12 महीने हमने ले लिया, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 1 मार्च तक हमने चल गया। दिख रहा है, हाँ चलिए ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हम लिख सकते हैं, उसके बाद नहीं। चलिए अब बात करते हैं, देखिए 1 अप्रैल को अगर आहरण करते हैं 1 मई को, यानी अब देखिए आप समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक निश्चित राशि का समान समय अंतराल पे अगर आहरण करते हैं, यानी कि पहली कंडीशन आपने देखा प्रत्येक माह के पहली तारीख पर, प्रत्येक माह के पहली तारीख पर अगर आहरण करेंगे तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून और निश्चित राशि मतलब 1,000 का ही आहरण किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं कि इसमें अवधि की बात करते हैं, क्या अवधि की, कि अब यहां पर हम समय के बारे में बात करेंगे। समय क्या कंडीशन अप्लाई करेगा, समय, ध्यान रखिएगा, आपने ये तारीख लिखा, आहरण की राशि लिखा, अब हम बात करते हैं समय की। ध्यान रखिएगा, समय का मतलब है क्या कि आप जो यहां पर कितने महीने का ब्याज लगा सकते हैं। आपको याद होगा गुणनफल विधि मैंने बताया था कि जिस तिथि को आहरण करते हैं उस तिथि से लेकर खाता बंद करने की तिथि तक का अवधि ज्ञात कर लिया जाता है। आप बताइए कि अगर 1 अप्रैल को आहरण किए हैं तो पूरे 12 महीने का समय होगा। ध्यान रखिएगा कितने महीने का, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट कैसे लिख दिया गया, 1 मई, जैसे आप 1 अप्रैल से अगर 12 महीने का तो 1 मई के 11 महीने का। तो अब हमको क्या निकालना है, गुणनफल, क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो आप ये बताइए कि आपको याद होगा कि गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो आहरण की राशि गुणे समय, यहां पर क्या आएगा 12,000। ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, 12,000। क्लियर है, कितना आएगा 12,000, यहां पर 11,000, फिर 10,000, फिर
9,000 दिखाई दे रहा है, पीछे देखिए एक बार, एक दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, अब यहां पर आ गया 9,000, फिर सब देखते रहिएगा आप लोग, फिर हम आएंगे 8,000, फिर 7,000, सब हम 1,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000। ठीक, चलिए ये आपका 2,000, देखिए आप दिख रहा है, 1,000 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है। चलिए अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कौन सा मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, पहले वाले, हम प्रथम विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम कौन सा विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रथम विधि, क्योंकि प्रथम विधि में ही हमको पता चलना चाहिए, क्योंकि ये प्रथम विधि का मतलब गुणनफल विधि का प्रयोग कर रहे हैं। दो मेथड है, तो गुणनफल विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो गुणनफल विधि में हमको चाहिए क्या, गुणनफलों का योग। अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे, देखिए अब निकालते हैं गुणनफलों का योग। तो गुणनफलों का योग कैसे निकालेंगे, जोड़ दीजिए सारे गुणनफल को। तो गुणनफलों का योग बराबर गुणनफलों का योग बराबर, ध्यान रखिएगा, गुणनफलों का योग कितना आएगा, जोड़ दीजिए सारा जोड़ेंगे तो आप लोग देखिएगा 3 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 और 8 36 और 36 9 45 45 10 55 और 55, अब 55 55 और 10 65 65 और 10 65 1 66 66 10 76 76 2 78,000, कितना आया, 78,000 रुपये। क्लियर हो गया, यानी कि गुणनफलों का योग कितना आ गया, 78,000 रुपये आ गया। तो अब ये बताइए कि क्या कंडीशन अप्लाई, एक बार देख लीजिएगा जोड़ के, कहीं गड़बड़ी ना हो। यानी कि देखिए फिर से जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 36 9 45 10 55 55 10 65 1 66 66 2 68 68 10 78। क्लियर है, चलिए 78,000 रुपये आ गए। तो अब जब 78,000 रुपये आ गए गुणनफलों का योग, तो आप फार्मूले का प्रयोग कर लीजिए। यहां पर देखिएगा फार्मूला क्या लगेगा, क्या निकालना है, अब देखिएगा यहां पर निकालना क्या है, निकालना है हमको आहरण पर ब्याज। तो क्या फार्मूला होगा, आहरण पर ब्याज बराबर, आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग, देखिए गुणे दर गुणे समय बटा 100 गुणे 12। तो आपको पता होगा जब हम दर निकालने की बात है तो इस क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि दर की जो प्रतिशत है वो हम ले लेते हैं 5%। तो हम ले लिए कि दर क्या होगा कि इस पूरे क्वेश्चन में मान लेते हैं कि आहरण पर ब्याज की दर बराबर, आहरण पर ब्याज की दर बराबर 5%, ये दिया गया मान लीजिए क्वेश्चन में। सारे एग्जांपल देखिए सेट किया गया है, अभी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं, क्वेश्चन मिलने का मतलब ये डेटा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम निकालते हैं अब फार्मूले से। तो क्या लिखा है फार्मूले में, गुणनफलों का योग, यहाँ समय के, देखिएगा समय का मैटर होगा 1 महीने, क्योंकि गुणनफल मेथड में हम एक ही महीना मान को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ निकालेंगे क्या, गुणनफलों का योग कितना आया, 78,000, 78,000 गुणे 5 गुणे 1 बटा 100 गुणे 12, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखिएगा 12 छंग 72, फिर बचा कितना, 12 पंजे 60 65, कितना गड़ी आएगा, 5 बचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 छक 30 2 32। आपका आहरण ब्याज कितना आया, देखिए एक बार सही है कि नहीं, 12 छंग 72, फिर 12 पंजे 60, 6 बचेगा 72, हाँ 60 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपका आया कितना, 325 रुपए आया, कितना 325 रुपए। यानी कि आपका आहरण पर ब्याज कितना आ गया, 325 रुपए आ गया। यहां तक क्लियर हुआ, एक बार फिर से सुन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बस समझाने के लिए है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल दे दिया गया। यानी कि प्रत्येक माह की प्रथम तिथि पर अगर आहरण करते हैं तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से, देखिए एग्जाम्पल में दिया है कि आहरण 1,000 रुपए का आहरण प्रत्येक महीने में किया जाए, तो आहरण ब्याज की गणना कीजिए। तो यानी कि और आहरण ब्याज की दर कितना है, 5%। ठीक है,
तो आप सॉल्व किए तो 1000 पे हर महीने में आहरण किया गया है, यानी कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जून, 1 अगस्त, सॉरी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां तक ये। तो हम समय भी निकाल लिए। समय कैसे निकाला जाता है? जिस तिथि को आहरण करते हैं उस तिथि से लेकर खाता बंद करने की तिथि तक का हम क्या निकालते हैं? अवधि। अगर 1 अप्रैल को आहरण किए हैं तो अप्रैल से 31 मार्च चलेंगे तो टोटल 12 महीने होंगे। इसी प्रकार यहां सॉल्व कर लिए। तो अब यहां पे क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहां हमने कौन सी विधि सॉल्व किया? हमने सॉल्व किया है गुणनफल विधि से। अब हम निकालते हैं औसत अध्ययन तिथि विधि। चलिए क्लियर हुआ? चलिए औसत अध्ययन तिथि विधि निकालते हैं। तो औसत अध्ययन तिथि विधि का सॉल्यूशन कैसे होगा? वही होगा आहरण पर ब्याज बराबर, पहले हम निकालते क्या है? औसत अवधि। तो औसत अवधि औसत अवधि बराबर, अब यहां पर देखिए आपको याद होगा कि 12 प्लस हमने 1 क्यों किया? क्योंकि प्रारंभिक में कितना है? 12 और अंतिम में कितना है? 1। तो आपको डायरेक्ट अगर औसत अवधि निकाल लेंगे, देखिए इसमें भी निकाल सकते हैं, यहां से इसका निकाल सकते हैं, यहां से इसका निकाल सकते, सॉरी उल्टा हो गया क्या? हाँ ठीक है, यहां से इससे निकाल सकते हैं, यहां से इससे निकाल सकते हैं, यहां से इससे निकाल सकते हैं। औसत अवधि का मतलब है प्रथम और अंतिम अवधि बटे 2। देखिएगा प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, यानी कि प्रथम अवधि कितनी है? 12, यानी कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? 12। अंतिम क्या है? 1, जोड़ दीजिए बटे कितना होगा? 2, बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी बराबर होगा 6.5। ये आपकी औसत अवधि आ गई। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं आहरण और ब्याज की बराबर। तो आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरण गुणे दर गुणे समय। समय का मतलब औसत अवधि, औसत अवधि बटे 100 गुणे 12। तो औसत अवधि निकाल लिया क्या? 6.5 माह निकाल लिए। कुल आहरण कितना होगा? तीसरी प्रश्न में कुल आहरण देखिए कितने महीने हैं? टोटल 12 महीने, तो 12,000 रुपए होंगे। कुल आहरण बराबर कितने होंगे? 12,000। तो 12,000 गुणे कितना होगा? दर कितना है? 5%। औसत अवधि कितनी है? 6.5 माह बटे 100 गुणे 12। एक चीज और जान लीजिएगा, पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो भी उत्तर आता है वो कोई बदलता नहीं, तो यहाँ भी जो भी उत्तर आएगा बदलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। विधि आप कुछ भी प्रयोग कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65, और 65 के बट गुणे 5 यानी कि 5 बचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 36 2 32, 325 रुपए। देखिए आंसर में कोई बदलाव नहीं हो गया, आंसर उतना ही आया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पे। अब देखते हैं, पहले वीडियो लंबी ना हो। चलिए एक और देख लेते हैं। मिटा दें इसको। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारा कुछ डिटेल अच्छे से बताया जा रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रत्येक माह की अंतिम तिथि पर आहरण। दूसरी कंडीशन है, एक नोट पॉइंट इसमें थोड़ा सा था, ध्यान नहीं दिए हम। चलिए अगर ये तो था प्रत्येक माह की प्रथम तिथि पर आहरण ना, लेकिन यदि त्रैमासिक हो जाए, त्रैमासिक, यदि त्रैमासिक की कंडीशन होगी, ध्यान रखिएगा। त्रैमासिक का मतलब होता है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, मतलब 3 महीने पे आहरण करते हैं। यदि त्रैमासिक हो तो क्या होगी? तो यहां पे जो औसत अवधि बता रहे हैं कि औसत अवधि बराबर, औसत अवधि बराबर, ध्यान रखिएगा। अगर त्रैमासिक होता है, यदि त्रैमासिक होता है तो औसत अवधि बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा,
औसत अवधि, तो आपको याद होगा कि त्रैमासिक कंडीशन, देखिए समझा दें, अगर त्रैमासिक कंडीशन बनेगी तो 12 फिर 9 फिर 6 फिर 3, यही होगा। तो आप बताइए कि प्रथम और अंतिम जोड़ लीजिए, प्रथम और अंतिम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 + 3/2 बराबर 7.5। क्लियर, 7.5 क्या माह। क्लियर ना। चलिए आप समझ में आ गया होगा कि औसत अवधि क्या होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें नोट ध्यान रखिएगा, ये जो औसत अवधि है ना, यही ज्यादा अच्छा माना जाता है मेथड में। ये जो औसत अवधि का प्रयोग माना जाता है, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है गुणनफल विधि से। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, औसत अवधि को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये किस वाले में था, नोट, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक माह की प्रथम तिथि आहरण करने पर इसमें नोट था। क्या नोट था भाई, कि यदि त्रैमासिक होगा, अभी तो आप मासिक में निकाल रहे थे, यानी कि हर महीने का आहरण था, लेकिन अगर त्रैमासिक हो जाएगा तो क्या कंडीशन होगी, औसत अवधि क्या हो जाएगी, औसत अवधि 7.5 माह होगी। क्यों होगा, क्योंकि अभी बताया गया कि अब पहली बार आहरण करेंगे तो 1 अप्रैल को आहरण करेंगे तो कितना होगा, 1000 आहरण किए तो कितने महीने के चार्ज होंगे, 12 महीने। 1 अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, तो 1 जुलाई को आहरण करेंगे, तो 1 जुलाई को जब आहरण करेंगे तो कितने महीने का चार्ज होगा, 9 महीने। अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को अगर आहरण करेंगे, तो 1 अक्टूबर को अगर आहरण करते हैं तो कितने महीने का चार्ज होगा, तो 1000 का आहरण किए तो 6 महीने का चार्ज होगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 1 जनवरी को अगर आहरण किए, आप सोचिए कि 1 जनवरी को अगर आहरण करते हैं 1000 रुपए, तो कितने महीने का ब्याज देना होगा, 3 माह का। क्लियर है। तो आप ये बताइए कि औसत अवधि क्या निकालेगा। अभी मैंने बताया कि प्रथम और अंतिम अवधि, प्रथम अवधि कितना दिया, 12 माह कैलकुलेशन में, अंतिम अवधि कितना, 3 माह की कैलकुलेशन में है। तो इसका मतलब कितना आएगा, 12 + 3/2 बराबर कितना, 7.5 माह। क्लियर हो गया। चलिए तो रहने देते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे तो फिर सॉल्व किया जाएगा दूसरी कंडीशन पे, जब हम जो आपने टॉपिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निश्चित राशि का समान समय अंतराल में आहरण। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दूसरा कंडीशन, दूसरी स्थिति के बारे में बात करेंगे, तो प्रत्येक माह की अंतिम तिथि पर आहरण के बारे में बात करेंगे। तीसरी टॉपिक हो सकता है कि उस वीडियो में दोनों शामिल लेते हैं, यानी कि बचे हुए दोनों को शामिल कर लिया जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे प्रत्येक माह के बीच में किसी भी तिथि पर आहरण के बारे में। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें। वीडियो से संबंधित सुझाव को भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।